नमस्कार बिहार, के हाल चाल। मैं अंकित कुमार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो चलो जी, फटाफट एक बार तो सभी लोग आ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो, जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आज हम फिर से करने वाले हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर लाइब्रेरी साइंस। और एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका, है ना। कंप्लीट सुतली बम का पैकेट है पूरा यहाँ पे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बालकों ने अभी तक लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी नहीं पढ़ी है, आप सभी लोगों के लिए टारगेट 2.0 बैच प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है। और इस बैच में जुड़ करके आप इसको प्रॉपर बढ़िया से पढ़ सकते हो। मात्र 899 रुपए का ये बैच है। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप जुड़ सकते हैं अपने अंकित द्विवेदी सर के साथ। तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम बाय द नेम ऑफ अंकित द्विवेदी सर पीडब्ल्यू। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और मैं हर प्रश्न के लिए दूंगा मात्र आपको 40 से 45 सेकंड, या कई अच्छे क्वेश्चन होंगे तो 1 मिनट भी। चलिए जी, तो पहला प्रश्न आपके लिए कहता है कि द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज इज ऑल्सो नोन एज। बताइए। बताइए। बताइए बेटा, बताना शुरू करिए फटाफट। फटाफट अपने उत्तर को भेजना शुरू कर दीजिए। देखो, कभी भी आपके सामने आ जाए एडवाइजरी कमेटी, ठीक, तो एडवाइस कौन देता है? जो शाणा होता है। ऐसे याद कर लो, एडवाइस कौन देता है? जो बहुत शाणा आदमी होता है। और शाणा आदमी से याद कर लो सिन्हा। शाणा से सिन्हा याद कर लो। ठीक। साणा आदमी जो होता है वो एडवाइस देता है। तो साणा से याद कर लो सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी रिपोर्ट आपकी क्या है? यही हमारी एडवाइजरी कमेटी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। एडवाइजरी कमेटी के रूप में इसको बनाया गया था इन 1957 1957 में इसको एक तो स्थापित किया गया। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, जो इसने रिपोर्ट सबमिट की थी, जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1959 में। ठीक है। रिपोर्ट सबमिटेड हुई थी 1959। सी इज द राइट आंसर। चलो भैया, अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है सर, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम को पारित किया गया था। अब जिस बच्चे को मेरी बताई हुई कविता याद होगी वो इस क्वेश्चन को धड़ाक से कर देगा। ठीक है। और जिसको नहीं याद होगी वो दिमाग लगाएगा, या वो याद करने की कोशिश करेगा कि सर ने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था। ठीक है। बताओ। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं सर, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां सीधा सा आंसर आप बता सकते हो। जानते हो कैसे? सीधा सा आंसर आप ऐसे बता सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया था एक लाइन, उत्तर उत्तर राजा द्वीप। क्या बताया था? उत्तर उत्तर राजा द्वीप, यही तो बताया था। और मैंने इसमें आपको बताया था कि भाई एक उत्तर जो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड आया था भाई साहब हमारा 2005 में। एक उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आया था 2006 में। दूसरा राजा जो है हमारा राजस्थान है, राजस्थान है। और ये भी आया था 2006 में। तो मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर दो लोग ऐसे हैं जो 2006 में, मतलब ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों एक साथ ही आए हैं। ठीक है। ये दोनों जो है एक साथ ही आए हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? 2006 होगा। अच्छा, इसी में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि कौन कौन से अधिनियम एक ही वर्ष में आए हैं, एक ही वर्ष में आए हैं। बताओ। एक ही वर्ष में आए हैं कौन कौन से आपके अधिनियम, एक ही वर्ष में जिनको पब्लिश किया गया, मतलब जिनको वो किया गया है, लागू किया गया है। बताइए। बताइए। बोलो।
तो मैंने आपको बताया था केहरी, केहरी याद कर लो, ठीक है, केहरी याद कर लो। उसके बाद वो आपका मीजो गोवा, मीजो गोवा, है ना। इस तरह से याद कर डालो बेटा, ये सब कई बार पूछता है, बार बार आपको मैं बताता हूं इसको याद करने के लिए, और आप लोग टाल के किनारे कर देते हो। चलो अगला कहता है कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी बताइए, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। हमने क्या बताया था, अब कर्नाटका का कैसे याद करोगे। कर्नाटक मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, नाटक, नाटक से याद कर लो। क्या कहते थे, 6-5, है ना, 6-5, या ऐसे याद कर पाओ ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि 5-6 लोग नाटक करते हैं, बस में दिमाग में रखना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि 6-5 होता है, ठीक है, ठीक है, 6-5 लोग नाटक करते हैं, है ना। और नाटक करने से याद आ जाएगा आपको तुरंत 1950 1965 कर्नाटक, कर्नाटक जो नाटक करेगा उसको 6-5-11 कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ऐसे याद कर लो। इसमें जो है एक राज्य ग्रंथालय प्राधिकरण का प्रावधान था, सभापति, अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, सचिव राज्य का ग्रंथालय होगा, ठीक है, ग्रंथालय अध्यक्ष होगा, और 3% का धन जो है ये उपकर के रूप में प्रदान करता है। क्लियर। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है सर मद्रास, जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं वर्तमान समय में, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। मद्रास यानी कि तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ है, 47, 48, 50, 65। तो अगर हम मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो ये पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ये पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, राइट, पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ऐसे भी याद कर लो। और शुरुआत यहीं से हुई थी, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से ही शुरुआत हुई थी एक्ट को बनने की, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयोग से सर्वप्रथम भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट एस्टैब्लिश किया जाता है इन 1948, ठीक है, इन 1948, जिसको हम बोलते हैं क्या, मद्रास। पहले ये मद्रास के नाम से था, फिर इसका नाम बदला और तमिलनाडु रख दिया गया, तो अब इसका नाम क्या हो गया है, तमिलनाडु हो गया है, ठीक है। 1956 में संशोधन के आधार पर, और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो मद्रास पब्लिक एक्ट है, ठीक है, इसको, हाँ ठीक है, 48 में इनेक्ट कर दिया गया। चलो अगला सवाल आओ। अगला सवाल कहता है कि हाउ मेनी स्टेट हैव एक्सेप्टेड द लाइब्रेरी एक्ट। 2017 तक कितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, 2017 तक कितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, बताइए। 2017 तक कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हाउ मेनी स्टेट हैव कम एक्सेप्ट एक्सेप्टेड द लाइब्रेरी एक्ट टिल 2017। 2017 तक कितने लोगों ने, कितने राज्यों ने इसको बना लिया है, और भारत में कितने राज्यों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जो है लाइब्रेरी एक्ट स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है, बताइए। ठीक है, तो यहां पर 19 राज्यों ने, ठीक है, 19 राज्यों में अभी तक हो चुका है, ठीक है, और 5 राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो क्या लगा सकते हैं बेटा, उपस्कर लगा सकते हैं, 5 राज्यों के पास, या ठीक है, 5 राज्यों के पास, 5 राज्यों के पास उपस्कर लगाने का पावर भी है। चलो अगला आ जाओ। नेम ऑफ एक्ट विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। भारत में प्रथम सार्वजनिक एक्ट का औदा पाने वाले एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, बताइए।
बताओ बेटा। तो भैया मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु पहले था नहीं। अच्छा मुझे इनके जरा डेट बता दो। तो ये तो आपका 1948 में आया है। आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया था अगर आप अंधे हो जाएंगे या अंधे लोग के होते तो अंधों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो ये आपको मैंने बताया था अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तो 1960 हो जाएगा। कर्नाटक, नाटक करते हैं 5-6 लोग नाटक करते हैं, तो 1965 हो जाएगा। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो महान लोग 6 साथी बन पाते हैं, तो 1967 हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, ठीक, मतलब याद कर लो किसी भी तरह से, ये न केन प्रकारेण आपको याद कर लेना है कुछ भी करके, ठीक। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, छोटे हो जाओ भाई, इतने बड़े नहीं होना है ना, साइड में आओ। अगला सवाल कह रहा है सर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्ट इन उत्तराखंड, उत्तरांचल। अब देखो उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड है, ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड है ना, पहले तो उत्तरांचल ही था। तो भैया इसमें हमने कब एक्ट लाया है, आपको तुरंत वो लाइन याद आनी चाहिए, उत्तर उत्तर राजा द्वीप, उत्तर उत्तर राजा द्वीप। तुरंत इस लाइन को तुरंत रिकॉल करेंगे, उत्तर उत्तर राजा द्वीप। उत्तर उत्तर राजा द्वीप, बताओ। सीधे उत्तराखंड आएगा भाई, कुछ मत देखो, उत्तराखंड आएगा तो 2005 लगा के आगे बढ़ जाओ, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, कुछ करो ही मत। हम कह रहे एक्स्ट्रा दिमाग क्यों ही मैं खर्चा करूं, मैं खर्चा करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करूंगा ही नहीं करूंगा, ठीक है। देहरादून में भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के अधीन आपके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल महोदय ने विधानसभा द्वारा पारित इसको किया था। और 19 ये आपका क्या नाम है, हाँ, ये आपका जो है 2005 में इसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उपस्कर का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, इनके पास उपस्कर उपकर का कोई प्रावधान नहीं, उपस्कर का मतलब होता है फर्नीचर, ठीक है, इनके पास उपकर का कोई प्रावधान नहीं है, उपकर का प्रावधान नहीं है इनके पास, ठीक। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है कि भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1989 में पारित किए गए हैं, केरला हरियाणा, हरियाणा गोवा, मणिपुर मिजोरम, गुजरात गोवा। अब देखो तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बार बताया है मीजो गोवा, क्या बताया है कहीं मीजो गोवा नहीं है, मैंने आपको बताया था के हरी के हरी, के हरी है, हरियाणा गोवा नहीं, साथ में नहीं है, गुजरात गोवा नहीं, साथ में नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक ही पेड़ ही बन रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ही नहीं बेटा, ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ ना, बिल्कुल जैसे मैं बताऊं ना, अगर वैसे याद कर लोगे आपको जरूरत ही, देखो मैंने आपको बताया था खाली यहाँ पेड़ ढूंढो, के हरी एक ही पेड़ बन रहा है, बाकी हरियाणा गोवा का कोई पेड़ नहीं बनता, मणिपुर मिजोरम का भी कोई पेड़ नहीं बनता, ठीक है, गुजरात और गोवा का भी कोई पेड़ नहीं बनता, सीधा बनता है के हरी। केरल और हरियाणा, केरल और हरियाणा दोनों स्टार्ट हुए हैं 1989 में, ठीक है, केरल और हरियाणा, तो हरियाणा का आपको पता चल गया भैया 1989, जहां जहां है लिख लो। अच्छा मीजो गोवा, अब मीजो गोवा, मीजो प्लस गोवा, इनका एक पेयर बनता है, ये दोनों भी एक साथ ही लागू हुए थे, मीजो गोवा इन 1930, इसमें क्या नाम है, 1993 में, ठीक है, मीजो गोवा भी एक साथ ही लागू हुए हैं 1993 में, तो ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ। भारत के कितने राज्यों में जुलाई 2013 तक पुस्तकालय विधेयक लागू हैं, 12, 14, 19, 9, बताओ। बताओ
बताओ बेटा। हम्म। बताओ, नाम याद है? नाम याद है? बताओ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरल, मिजोरम, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, लक्षद्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। ये 19 राज्यों में आपके पूरे के पूरे जो है लागू किए गए हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून डैश में पारित किया गया? मद्रास, हैदराबाद, कोल्हापुर, कलकत्ता। बताइए। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लल्लू वाले सवाल है, लल्लू लाल वाले। ठीक है, बिल्कुल लल्लू लाल वाले बोनस सवाल हैं, बोनस। देखते हैं, ये बोनस सवाल भी आप लोग भूल भुला गए हो सारे, है ना? बोनस सवाल भी आप लोगों के दिमाग से गायब हो चुके हैं। हम्म। बताइए, स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून में पारित किया गया था? किस में पारित किया गया था? बताओ भाई। तो भैया सबसे पहले आंख बंद करके लगाओ ना, कलकत्ता। गलत। कोल्हापुर, हैदराबाद। तमिलनाडु। भाई हमसे क्या कह रहा है? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ही तो पूछ रहा है, तो मद्रास हो जाएगा। आज वर्तमान समय में तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, काम खत्म। अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड देयर प्रोपेंडर सपोर्टर डज नॉट मैच? प्रबंधन की विचारधारा तथा संबंधित प्रवर्तकों समर्थकों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो मेल नहीं खाती? बताइए। हम्म। कौन सी जोड़ी है जो मेल नहीं खाती? बताओ, कौन सी जोड़ी यहां मेल नहीं खाती? टेलर एंड साइंटिफिक मूवमेंट। बताइए। बताओ। तो भैया हेनरी फोयल को देखो, हेनरी फोयल लिखा है ह्यूमन बिहेवियर मूवमेंट। भैया ये सही है क्या? गलत है। हेनरी फोयल जो है ह्यूमन बिहेवियर मूवमेंट पे क्यों काम करेंगे भाई? है? बताओ। हेनरी फोयल तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के हैं ना। हेनरी फोयल जो है ये है फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है। अगर हम इनको बात करें, इनकी बात करें, तो इनका सही है भाई, ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल सही है। हेनरी एल, इनका भी सही है। ठीक है। और टेलर, टेलर साहब साइंटिफिक मूवमेंट, तो इनका भी सही है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये भी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर जो गलत है वो ये, बाकी सबका पेयर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला सवाल आ जाओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं MOB, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है? FW टेलर, पीटर F डकर, RA फिशर और HP लुहान। बताइए। 1954 में एक किताब लिखी जाती है, 1954 में एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक किताब लिखी जाती है 1954 में, द प्रैक्टिस ऑफ ऑफ क्या? मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक एक किताब लिखी जाती है, और इस किताब को लिखते हैं हमारे पीटर F डकर। ठीक।
और पीटर एफ डकर इस किताब को जब लिखते हैं तो इसीलिए लिखते हैं कि हमको पता चल जाए कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैसे काम करेगा, प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो मॉडर्नाइजेशन में कैसे काम करेगा, और यहां पर ये अपनी किताब में ये सारी बातें बताते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है सर ये बताओ, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी पीछे मैंने आपको आंसर बताया है, यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको इसका आंसर बताया है, जस्ट पीछे। ठीक है, बिल्कुल जस्ट पीछे मैंने इसका आंसर आपको बताया है, गलत नहीं होना चाहिए। बताओ, जस्ट पीछे बताया है इसका आंसर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताओ, टेलर नहीं होंगे? हैं, टेलर नहीं होंगे? अभी जस्ट पीछे आंसर बताया हूं भाई मेरे। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो सवाल बस बदलता है, केवल क्वेश्चन का फॉर्म केवल चेंज होता है, क्वेश्चन वही रहता है। चाहे आप फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ लो, आप पूछ लो भैया इंट्रोड्यूस किसने किया, आप पूछ लो भैया कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया, आप पूछ लो भैया सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, आप पूछ लो भैया उसमें 1994 में किस किताब में लिखा गया है ना, इस किताब में किस बारे में लिखा गया, तो क्वेश्चन सारे वही हैं। अगर एक बार किसी क्वेश्चन पे उसकी थ्योरी समझ में आ चुकी है तो भैया क्वेश्चन कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, कुछ भी हो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, अब सीधा आंसर यहां पे क्या बताओगे भाई, एफ डब्ल्यू फोयल, और कोई है यहां पे? एफ डब्ल्यू फोयल है ना, ये एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, बताओ, इसी सिद्धांत को हम टेलरवाद भी कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना, इसका उद्देश्य खास तौर पर श्रमिकों की उत्पादकता पर पड़ता है। तो एक नाम और इसमें जोड़ लो, इसको हम टेलरवाद वो भी बोलते हैं, टेलरवाद भी बोलते हैं, है ना, टेलरवाद, टेलरवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बाई चांस कभी ऐसा पूछ ले तो आपका दिमाग ना घूमे, इसलिए इसको भी लिख डालो। ठीक, चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज सजेस्टेड बाय। पुस्तक चयन की मांग सिद्धांत किसके द्वारा सुझाया गया है? मेलवेल डीओबी, डीओबी, एस आर रंगनाथन, मैक मैकोलविन, मैकोलविन, मैकॉलविन। बताओ, बताइए। बताइए बेटा। देखो ये जो डिमांड थ्योरी थी, डिमांड थ्योरी, ठीक है, 1925 में आपके मैक कॉल्विन साहब डिमांड थ्योरी के बारे में बताते हैं। और इस डिमांड थ्योरी के बारे में वो बोलते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जो डिमांड होती है, जो डिमांड किसी भी चीज की जब डिमांड हम क्रिएट कराते हैं, किसी बुक की हो या किसी भी चीज की हो, तो उसकी जो किताब, मान लो हम बुक सिलेक्शन का डिमांड थ्योरी की बात करें, तो उसका जो डिमांड थ्योरी होगा वो कैसे होगा? उसकी डिमांड थ्योरी कुछ इस प्रकार की होगी कि भाई एक तो रेट वाइज, एक उसकी डिमांड कितनी है, एक उसका जो है उसका डाइवर्सिटी कितनी है, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही हम अपनी डिमांड थ्योरी को बनाएंगे। या इस सिद्धांत में मांग और आपूर्ति को आर्थिक पक्ष के हिसाब से देखा गया कि कितनी डिमांड है और कितना हमारे पास उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। क्वालिटी इन अ प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट व्हाट द suppliers put in, it is what the customer get out and willing to pay for said buy। कहते हैं कि किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता वह नहीं होती जो आपूर्तिकर्ता प्रदान करता है, गुणवत्ता वही होती है जो ग्राहक मानता है। जैसे मैं अपने मुंह से खूब चिल्लाऊं कि अरे मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लास अच्छी थोड़ी मानी जाएगी।
मेरी क्लास तब अच्छी मानी जाएगी जब आप में 70 बच्चों में 65 बच्चे बोलेंगे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप ठीक पढ़ा लेते हो, आप बढ़िया पढ़ाते हो, आपकी क्लास में मजा आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, देन इट्स कंसीडर टू द गुड क्लास। ठीक है, हम चिल्लाएं, हम कह अरे बहुत बढ़िया, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, मैं तो सबसे अच्छा हूं सर ना। तो वही बात यहां बोली गई कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो ये बात किसने बोली कि क्वालिटी हम तब मानेंगे जब आपका कस्टमर बोले कि ये प्रोडक्ट अच्छा है ना। बाकी कंपनी तो बोलती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और इसके लिए हम भुगतान करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीटर डकर। पीटर डकर। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। हु हु डिवाइस्ड ब्रोविन चार्जिंग सिस्टम या ब्राउन चार्जिंग, ब्राउन बोलते हैं, ब्राउनी बोलते हैं, ब्राउन कई जगह ब्राउनी लिखा होता है, कई जगह ब्राउन चार्जिंग सिस्टम लिखा होता है। आपको बताना है कि भैया ये ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किसने बनाया था। सॉरी, देखो हमारे यहां अगर हम निर्गम प्रणाली की बात करें, निर्गम प्रणाली की बात करें तो हम मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणाली देखते हैं। ठीक, 3 प्रकार की। एक हम बात करते हैं ब्राउन निर्गम प्रणाली, निर्गम प्रणाली, ठीक है, जैसे नीना ई ब्राउन ने बनाया। एक आता है नेवार्क, नेवार्क निर्गम प्रणाली। ठीक है, ठीक है। और वर्तमान समय में जो हम यूज करते हैं कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत निर्गम प्रणाली, निर्गम प्रणाली, कंप्यूटरीकृत निर्गम प्रणाली, नेवार्क निर्गम प्रणाली और ब्राउन निर्गम प्रणाली। आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा यूज इंडिया में किसका यूज होता है? ब्राउन निर्गम प्रणाली। इसको भी बनाया है नीना ई ब्राउन ने, वीना नहीं होगा, नीना ई ब्राउन हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल आपसे ये पूछता है कि ये बताओ जो कंप्यूटरीकृत होता है इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं आरएफआईडी, आरएफआईडी। उसके बाद हम यूज करते हैं बारकोड। बारकोड में पूछता है कि बारकोड कैसे पता चलता है? इसका एक स्पेसिफिक डिजाइन होती है, स्पेसिफिक डिजाइन होती है इसकी। ठीक है, स्पेसिफिक डिजाइन होती है। आरएफआईडी की बात करें तो आरएफआईडी में हम एक टैग लगाते हैं, उस टैग के माध्यम से हम अपनी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है सर? कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फोयल स्टेट्स दैट देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड वन प्लान इन ऑर्डर द इंश्योर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। हेनरी फोयल का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ही शीर्ष एवं एक योजना होनी चाहिए? निर्देशन की एकता, आदेश की एकता, बताइए। बताइए। अब देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसमें दिमाग नहीं लगाना बेटा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि समन्वित प्रयास यानी कि जो कलेक्टिव हमारे एफर्ट्स हैं सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ही शीर्ष यानी कि केवल एक ही बॉस, एक ही हेड, एक ही साइड होना चाहिए और एक योजना होनी चाहिए। ये बोलता है आपके निर्देश की एकता। क्या बोलता है? निर्देश की, डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की एकता बोलता है। ठीक, अच्छा यहां पर एक चीज आप देखो जरा, यहां पर आप देखो जरा, यहां पर एक चीज आप देखो, यूनिटी भी है और डायरेक्शन आपका कमांड भी है। दोनों चीजों में अगर हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे बेसिक लाइफ में भी बहुत सिंपल सी बात आती है यहां पर कि भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आप करोगे या यूनिटी ऑफ वो आप करोगे, क्या कहते हैं, कमांड। तो ये देखो यहाँ पे कोई कमांड की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हाँ, कमांड की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से इनका मतलब क्या है? इनका कहना है कि अगर कोई योजना है, ठीक है, कोई योजना है तो वो एक कलेक्टिव योजना होनी चाहिए। कलेक्टिव का मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो एक कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं, एक कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं।
अब ऐसा ना हो कि इनकी अपनी योजना है, 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 ठीक। इनका काम करने का तरीका, इनका काम करने का उद्देश्य दूसरा हो, इनका दूसरा हो, इनका इधर हो, इनका इधर हो, इनका इधर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई एक व्यक्ति चुनो जो जिसकी पॉलिसी पर काम करो, जिसके डायरेक्शन पर काम करो, जिसके निर्देशों पर काम करो, और सारे लोग मिलकर के इसी के निर्देशों पर फॉलो करो। इसीलिए कहता है कि एक हेड होना चाहिए, ये जैसे मान लो हमने इसको हेड बना दिया, और बाकी एक योजना होनी चाहिए, और इसी योजना पर बाकी सारे काम करने चाहिए। डन डन। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है हु सेड दैट लाइब्रेरी शिप इज सेल्समैनशिप। ग्रंथालय व्यवसाय में सेल्समैन, ग्रंथालय व्यवसाय एक सेल्समैनशिप है, ये कहना किसका है? ये स्टेटमेंट कौन दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हम्म, किसका स्टेटमेंट है भाई? तो ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, ये हमारे अपने डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब हैं, और किसी ने ऐसी बात नहीं बोली है, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर नहीं बोली है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ग्रंथालय व्यवसाय में हम जो भी लाइब्रेरियन है ना, जो भी लाइब्रेरियन होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सेल्समैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा ग्राहक आता है, जैसे जैसे दुकानों पर हमारा ग्राहक आता है, तो एक अच्छा सेल्समैन अपने ग्राहक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या करता है? आपको क्या करता है? काम करता है, यानी कि ग्राहक को उसके ही स्टाइल में, उसके ही अकॉर्डिंग, उसके ही तरीके से अटेंड करता है। अब मान लो, जैसे मान लो मैं एक टी शर्ट लेने गया और मेरा बजट 500 रुपए का है, ठीक। अब एक अच्छा सेल्समैन क्या करेगा? मुझे 450, 420, 480, है ना, 400 में जो बेस्ट कंटेंट होगा वो दिखाएगा। अब अगर ऐसे कंटेंट अगर मुझे दिखाता है, ये मान लो ऐसे दिखाता है, तो मैं इसको देखना पसंद करूंगा। पता चला ये जो है, हमने कहा भैया हमारा 500 का बजट है, हमको दिखा रहे 1500, सर 1000, सर 2000। अरे मैं कहूंगा भैया रखो, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। सेम कंडीशन जब आप लाइब्रेरी में होते हैं, तो जब एक लाइब्रेरियन होता है, ठीक है, एक लाइब्रेरियन का काम मैंने आपको बताया था ना, लाइब्रेरियन का काम क्या होता है कि जो जो हमारे नए पाठक हैं, जो हमारे नए पाठक हैं, उनको हमें क्या करना है? नियमित पाठक में बदलना है, नियमित पाठक में बदलना है ना। हमें उनको रेगुलर रीडर में चेंज करना है, रेगुलर रीडर में कन्वर्ट करना है। अब ये काम कैसे होगा? रेगुलर रीडर में आप उन्हें तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपके अंदर लाइब्रेरी से जुड़ी हुई टेक्निक्स आपको पता होंगी, जब आपको लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की, लाइब्रेरी में रखे हुए कंटेंट की, लाइब्रेरी में बैठने और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस की नॉलेज अच्छी होगी, तभी ना आप सामने वाले को नॉलेज बता पाओगे, तभी ना आप उसको सही से गाइड कर पाओगे कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में आने से कोई फायदा नहीं है, या एक्स वाई जेड जो भी आप कहते हो, तभी तो आप कह पाओगे। दैट्स वाई एस आर रंगनाथन सर ने बोला कि लाइब्रेरीशिप इज अ सेल्समैनशिप। जितना बेहतर आप प्रेजेंट कर पाओगे, जितना बेहतर आप शोकेस कर पाओगे, जितना बेहतर आप चीजों को बता पाओगे, उतना ही बढ़िया काम होगा, काम खत्म, ठीक। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि प्रबंधन परिवर्तन का 3 चरण मॉडल, जिसे हम बोलते हैं अनफ्रीज, मूव अथवा चेंज एंड रीफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रेज, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आर एम कैंटर, कर्ट लेविंस, जॉन कोटलर और मैकिन्से। बताइए। हम्म, बताइए। हम्म, बताइए किसके मॉडल हैं ये? किसके मॉडल है बेटा? तो ये मॉडल है आपके
कर्ट लेविन के, कर्ट लेविन के। ठीक है, चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल करो। अगला सवाल कहता है सर विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। ऐसी किताबें जो बहुत महंगी हैं और कभी हमको मिलती नहीं हैं, है ना, या ज्यादा ज्यादा पुरानी है, बहुत दुर्लभ किताबें हैं, कोई बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं, उनकी कौन सी जल्दसाजी अगर हम करें कि वो बेहतर रहे। हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल लेदर बाइंडिंग, बताओ जो बहुत लंबे समय तक चल जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, आपसे पूछता है कि जब आप फुल लेदर बाइंडिंग करते हो तो सबसे बेस्ट चमड़ा किसका माना जाता है, ये भी आपसे पूछता है, बताइएगा। सबसे बेहतर चमड़ा, सबसे बेहतर चमड़ा किसका माना जाता है। ठीक है, फुल लेंथ बाइंडिंग में सबसे बेहतर चमड़ा किसका माना जाता है, बताओ, ये भी बता दो, ये भी बता दो। हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फुल लेंथ बाइंडिंग करी जाती है ताकि हमारी जो किताब हो वो ज्यादा समय तक, हमारा जो दस्तावेज है, जो भी है, मैन्युस्क्रिप्ट है, दस्तावेज है, जो भी है, वो हमारा ज्यादा समय तक स्टोर रहे। और ज्यादा समय तक स्टोर रखने के लिए हम जो सबसे बेहतर चमड़ा मानते हैं वो मानते हैं भेड़ का। कभी पेपर में बाई चांस पूछ ले तो आप याद रखिएगा, भेड़ का चमड़ा सबसे अच्छा माना जाता है, बकरी का मत लगाइएगा, भेड़ का चमड़ा यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज भी होता है, सबसे ज्यादा आपका एक्सपेंसिव भी होता है, और इसको मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर करिए, 1 मिनट में मैं आया। ठीक है, इसका आंसर करो, जस्ट 1 मिनट में आया। चलो बताओ भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। प्रकाशकों का समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूची पुस्तकों के चयन में, है ना, बुक सिलेक्शन में हमारी हेल्प करती है। बुक सिलेक्शन में, है ना, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूची पुस्तकालय में नई पुस्तकों के चयन पर काम करने के लिए हमारे यूज में आती है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी फी डोनेशन, है ना, इंडोमेंट फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट सिक्योर आर रिलेटेड टू विच, रिलेटेड टू हुम। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि किससे संबंधित है, बताइए। प्रदर्शनी, फर्नीचर, संचार या फिर पुस्तकालय कोष। तो भैया पैसे की कहीं भी बात होगी तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा। जुर्माना पैसा कहाँ रखोगे भाई, यहाँ कम्युनिकेशन में, फर्नीचर में, एग्जीबिशन में। ये तो चलिए क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, टाइम भी नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है, तुरंत तुरंत आगे बढ़ना है। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज अ पार्ट ऑफ, पता नहीं कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूं, ये अगर किसी का गलत होता है तो आप समझ लो कि बेटा आप फिर से शुरू से पूरा पढ़ो। अगर ये गलत हो गया तो आप जीरो से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, इतनी बार मैं करा चुका हूं कि भाई मुझे खुद इस क्वेश्चन को डालने में शर्म लगती है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इस क्वेश्चन को जरूर डालूं और मैं चेक करूं कि आप लोगों को शर्म लग रही है गलत क्वेश्चन करने में कि नहीं। ठीक है, बताओ। तो भाई साहब
आंख बंद करके लगाओ कि भाई नॉन प्लान्ड बजट होता है लाइब्रेरियन के लिए, भाई सैलरी जो होगी वो हमारी नॉन प्लान बजट में जाती है, ठीक है, गैर योजना बजट में जाती है। चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल कह रहा है कि अ क्लास नंबर ऑफ अ बुक शोज, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? पुस्तक की श्रेणी, विषय, आकार या संग्रह? बताओ। हम्म, बताओ। बताओ। तो भाई अगर आप क्लास नंबर की बात कर रहे हो तो कोई भी क्लास नंबर सब्जेक्ट ऑफ द बुक के बारे में बताता है, पुस्तक का विषय बताता है। बी इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Which register is the record related to book available in the library? पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होते हैं? बुक इशू रजिस्टर, विडेड आउट रजिस्टर, यानी कि जो छटाई पंजिका होती है जिसमें हम आउटडेटेड बुक्स को बाहर करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं कि भाई फला फला किताबों को हमने हटा दिया है, हमने सेट से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो आप बताओ कि यहां पर आप किस उसमें रखोगे इसको, स्टॉक रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर? पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस पंजिका में होते हैं, किस पंजिका में उपलब्ध कराए जाते हैं? तो भाई साहब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई किताब हमारे पास आएगी, जब भी कोई नया कंटेंट या नया डॉक्यूमेंट या नया बुक या नया जनरल या नया कुछ भी आएगा, तो भाई साहब जब आप कुछ नया कंटेंट यहाँ ऐड करोगे तो वो कंटेंट तभी ऐड होगा जब वो एक्सेशन परिग्रहण पंजिका में रजिस्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर का काम क्या होगा? ये रजिस्टर क्या करेगा भैया, यह रजिस्टर हमारे लिए बहुत अच्छा आदमी है। जब भी कोई नई किताब आती है तो उसको एक्सेशन नंबर देने का काम कहां से शुरू होता है? आपका एक्सेशन रजिस्टर से ही शुरू होता है, डी से ही शुरू होता है। और आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है हु डिफाइंड नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? बताओ। अंकन को अश्वलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया है? शॉर्ट हैंड जानते हो ना आप लोग, है, पटना हाई कोर्ट में शॉर्ट हैंड की वैकेंसी निकली थी ना, डाला है कि नहीं आप लोगों ने? हम्म, डाला कि नहीं डाला? बताइए। बताइए। तो भैया ये काम करने वाले हैं रिचर्डसन सर, ईसी रिचर्डसन, ठीक है, ईसी रिचर्डसन, ठीक है। एस आर रंगनाथन साहब, लाइब्रेरी के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, और आपके सीसी के फाउंडर, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द बुक सिलेक्शन टूल? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का उपकरण है? प्रकाशक कैटलॉग, पुस्तक विक्रेता सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, उपरोक्त में से सभी? है ना, हमें किताबें लेनी होती हैं, किताबें सेलेक्ट करनी होती है, तो हम कहाँ से करते हैं? क्या हमारे पास साधन है जिससे हम किताबों को सेलेक्ट कर सकते हैं? बताइए। बताओ बेटा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बुक सिलेक्शन के बारे में, है ना, अगर हम यहाँ बात करें बुक सिलेक्शन के लिए, तो आप जरा ध्यान से देखो। बुक सिलेक्शन में आप पब्लिशर कैटलॉग से भी यूज कर सकते हो, आप पुस्तक विक्रेता सूची भी ले सकते हो, आप नेशनल बिब्लियोग्राफीज भी ले सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ दीज अबव। यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% आंसर, 100% डी इज द राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय में विपणन। अच्छा हिंदी वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया, विपणन विपणन आए तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है ना, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश भी नहीं करोगे
ठीक। तो ऐसे में जब आप अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो मामला थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो कठिन पूछी जाती है। विपणन क्या होता है, उपस्कर, उपस्कर जानते हो, उपस्कर, दो शब्द होते हैं, उपकर, एक होता है उपकर, एक होता है उपस्कर, एक होता है उपस्कर। बताना, कमेंट करके बताना उपस्कर का मतलब कौन कौन जानता है और उपस्कर का मतलब होता क्या है, बताइएगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन लाइब्रेरी साइंस। भाई मार्केटिंग क्या करनी है लाइब्रेरी साइंस में, जब आप मार्केटिंग की बात करते हो सर, तो मुझे एक चीज बताओ, कह रहा है कि सेलिंग लाइब्रेरी प्रोडक्ट। भैया लाइब्रेरी में क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, किताबें बेच रहे हो? नहीं सर, नहीं बेचते। कह रहा है सेलिंग, सेलिंग ऑफ बुक्स। तो अगर हम किताबें बेच रहे हैं तो वो तो दुकान हो गई ना, फिर लाइब्रेरी क्यों होगी, काट दो। सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस है, सेवाओं की बिक्री। क्या हम सेवाएं, कुछ सेवाएं वहां पर ऐसा कर रहे हैं जिसकी हम बिक्री कर सकते? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स सर्विस। हम इसको यहां पर सेलिंग भी ना ही लिखो तो बेहतर है ना। हाँ अच्छा, बिक्री सेवा, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम कभी कभार उसकी सर्विसेज के लिए कुछ पैसा लेते हैं, तो लाइब्रेरी प्रोडक्ट जो हमारा होगा, हम उसके लिए पुस्तकालय उत्पादों की बिक्री की सेवाएं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। आपा अपूपा, अपूपा इज रिलेटेड टू, अपूपा संबंधित है, बताइए। विहित वर्ग, विषय निर्माण की विधि, पुस्तक जिल्दसाजी, निधानी पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। अपूपा, अपूपा का पूरा नाम क्या होता है बेटा, बताइए। अपूपा बताओ। हम्म, अपूपा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है सर ये बताओ, नोटेशन 07 इन द टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डीडीसी 19th एडिशन रिप्रेजेंट्स। डीडीसी यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का 19th एडिशन की जो तालिका है, टेबल नंबर 1 है, उसमें उप विभाजन का अंकन यानी कि जो नोटेशन होता है वो 07 का प्रतिनिधित्व करता है। बताओ। हम्म, स्टडी एंड टीचिंग, इंडेक्सिंग, फिलोसफी एंड थियरी एंड डिक्शनरीज। बताओ, बताओ बेटा। तो ये जो है आपका, ये इंडेक्सिंग को शो करता है। ठीक है, ये जो आपका नंबर होगा ये आपके इंडेक्सिंग को शो करेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको रुको रुको, सब डिवीजन की बात कर रहा है ना, सब डिवीजन की बात कर रहा है तो आंसर ए होगा। एक मिनट रुको, सब डिवीजन की बात कर रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो सब डिवीजन में आपका आंसर ए होगा, अध्ययन और अध्यापन। इसके सब डिवीजन लिख भी लो, है ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है टेबल 1 का मानक उपविभाजन। ठीक है, जब हम बात करते हैं तालिका 1, तालिका 01 की हम बात करते हैं, तो यहां पर जो इसका मानक उपविभाजन होता है उसको लिख लो, मानक उपविभाजन है, इसको लिख भी लो। ठीक है, क्योंकि ये गलती होती है ना, जैसे भी मेरे से हुई। लिखो, इसका मानक उपविभाजन जो है 01। ठीक, 01 में आपका आता है फिलॉसफी, दर्शन एवं सिद्धांत, फिलॉसफी एंड थ्योरी। ठीक, दूसरा आपका आता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति 02। 03 में आपका आता है शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश, डिक्शनरी। 04 में आता है निबंध,
निबंध आता है। ठीक, 05 में आता है पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। 06 में आता है सोसाइटी, सोसाइटी। 07 में आता है अध्ययन एवं अध्यापन। 08 में आता है पॉलीग्राफी, पॉलीग्राफी और कलेक्शन, संग्रह। एक बचा, कहाँ लिख दूं, ये लिख देता हूं। 09 में आता है हमारी हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, इतिहास। ठीक है बेटा, ऐसे ही टेबल 2 होती है, टेबल 2 होती है। अगर टेबल 2 लिखना है तो बता दो, टेबल 2 भी बता देता हूँ। टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 ऐसे ही होती है। भाषा प्रभाग, प्रभागों का निर्माण करना, है ना, जातीय और भाषा, इस तरह से, और एरिया। तो इस तरह से जो टेबल, अलग अलग टेबल्स होती हैं, उसमें अलग अलग नोटेशंस होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अरे बाप रे, अगला क्वेश्चन कहता है सर ये बताओ, किसी मूलभूत विषय या एकल विचार के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी और गहराई में वृद्धि को डैश कहते हैं? विलयन, विच्छेदन, आच्छादन या फिर ये शिथिल समुच्चय। बताइए, बताइए भाई, क्या कहलाएगा? विच्छेदन, फ्यूजन, अनाच्छादन, शिथिल समुच्चय। क्या होगा बेटा? फटाफट करो, तेजी से करो, थोड़ा तेजी से, थोड़ा तेजी से करिए। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका विच्छेदन होता है। ठीक है, विच्छेदन हो जाएगा। चलो अगला सवाल करो फटाफट। आ गया? हाँ, अगला सवाल करो। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1967 से 68 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में ऑटोमेटिक डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद ऑनलाइन यूडीसी सिस्टम परियोजना को आरंभ किया? बताइए। हरिओम। किसने किया बेटा यहाँ पे? तो इसको करने वाले दो आदमी थे, फ्रीमैन, फ्रीमैन और एथरटन। चलो अगला आंसर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। हु डिफाइंड नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? तो ये लोग पहले भी कर चुके हैं, ईसी रिचर्डसन। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फॉर कनेक्टिंग, फॉर कनेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर द यूडीसी यूज। एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने के लिए यूडीसी निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? बताइए, बताओ बेटा। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं जो एक नंबर में नहीं आते, तो उनको जोड़ने के लिए हम कोलेन का यूज करते हैं, कोलेन। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। द क्लास नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इन डीडीसी इज। इंजीनियरिंग का क्लास नंबर क्या है डीडीसी में? बताइए, इंजीनियरिंग का क्लास नंबर क्या है डीडीसी में? 620, 30, 50, 60। 620, 30, 50, 60। बताओ। 600 जो है ये अप्लाइड साइंस का होता है, 600 टेक्नोलॉजी, और इसी में आता है अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, SCIENC, अप्लाइड साइंस आता है। ठीक, और इसी में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग आता है 620 में, है ना, इंजीनियरिंग आता है 620 में। ठीक है बेटा, इंजीनियरिंग जो आता है वो 620 में आता है। चलो अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। 40 तक कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। कैनन्स ऑफ कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद। कैनन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग का उपसूत्र। बताइए, किससे है? शाब्दिक स्तर से है, वैचारिक स्तर से है, अंकन स्तर से है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर हम इसका बात करें, आपका क्या नाम है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पर ये आपके वेरिएबल प्लान्स के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगला कहता है, अ क्लासिफिकेशन डिवाइस टू
अरेंज डॉक्यूमेंट्स बाय सब्जेक्ट और फॉर्म और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तरीके अन्य मान तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है कहलाता है। बताइए। तो बेटा इसमें हम नॉलेज क्लासिफिकेशन और बुक क्लासिफिकेशन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल आप सभी लोगों के लिए, चलिए बताइए, आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज, डीडीसी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है ऑनलाइन डीवी, वर्चुअल डीवी, वेब डीओवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डीवी। तो ये वेब डीवी के नाम से आता है, ऑनलाइन वाला जो है ये वेब डीवी के नाम से आता है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, इनको करने की कोशिश करिएगा। जो बच्चे अभी तक लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़े हैं, किसी कारण से नहीं पढ़े हैं, आप लोगों के लिए लाइव बैच यहाँ पर शुरू है। ठीक है, लाइव बैच यहाँ पर चल रहा है जो कि थियोरी बैच है, और इसमें बेहतरीन ढंग से मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ। मात्र 899 रुपए में आपकी पूरी की पूरी थ्योरी लाइब्रेरी साइंस की होगी, बाकी जीएस जीके रीजनिंग सारी हो जाएगी। ठीक है, चलो। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, अंकित द्विवेदी सर PW पे। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी रात में 8 बजे से 9 PM पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।